सो हेलो दोस्तों, हाय। आज हम फिर हाजिर आपके सामने नया चैप्टर लेके न्यूरोलेप्टिक, एंटी साइकियाट्रिक और मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स। कल हमने पढ़ा था पार्किंसन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे ठीक उसका उल्टा साइकियाट्रिक के बारे में। सबसे पहले हम लोग साइकियाट्रिक को समझ लेते हैं कि साइकियाट्री में होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, साइकियाट्री दो टाइप की होती है। पहले तो है एक आपका न्यूरोसिस। न्यूरोसिस मतलब आपको पता होता है कि ये मुझे प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल फोबिया, किसी को लिफ्ट का फोबिया होता है, किसी को ऊंचाई का फोबिया होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूरोसिस। और दूसरा टाइप है उसका साइकोसिस। साइकोसिस में सामने वाले को पता ही नहीं होता है कि मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। यानी कि दिस द रीजन इज कम्प्लीटली अननोन उसके लिए, खुद के लिए, कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। तो इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीजोफेनिया, ठीक है। अचानक से उसको स्क्रीजोफेनिक अटैक आएगा तो आपको मतलब वो दूसरा भेस ले लेगा अपने आप में। उसको खुद को नहीं पता लगे कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हुआ है, और ठीक होने का में उसको पता नहीं लगे मेरे साथ में क्या हुआ था, ठीक है। सो दैट मीन्स उसको जिस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइकोसिस। और जिसके बारे में लोगों को पता है, जिसकी बीमारी जो अपनी बीमारी को पहचानता है, उसको क्या कहेंगे, न्यूरोसिस, ठीक है। अब साइकियाट्रिक या साइकोसिस होता क्यों है। सो साइकोसिस क्यों होता है कि ड्यू टू इंक्रीज इन द सिंपैथेटिक, सेंट्रली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्टिविटी, हाइपर स्टिमुलेशन होता है हमारे ब्रेन में, तो जिसकी वजह से साइकोसिस होता है। अब क्या होता है इसमें, D2 का डोपामाइन लेवल बढ़ते जाता है। इसमें डोपामाइन लेवल इतना बढ़ जाता है कि इंसान अपना कंट्रोल नहीं कर पाता है। मुंह चलाने लग जाएगा, जबान गोल घुमाने लग जाएगा, हाथ पैर अपने आप ही मूवमेंट करते रह जाएंगे, मतलब वो एक जगह पे बैठ नहीं सकता है, ठीक है। वो हमेशा घूमता फिरता रहेगा। सो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, एंटी साइकियाट्रिक, ठीक है। सो एंटी साइकियाट्रिक का मतलब होता है कि हम लोग पेशेंट को हायर स्टिमुलेशन से लोअर स्टिमुलेशन में लेके आएंगे, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग देंगे उसको एंटी साइकियाट्रिक, मतलब उसको हम लोग शांत कराएंगे। सो ये कैसा करेंगे हम लोग, सो डोपामाइन का लेवल जो बढ़ रहा था, अब हम लोग क्या करेंगे, उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। तो डोपामाइन का लेवल हम लोग जैसे ही ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज इन द एड्रेनर्जिक और द सिंपैथेटिक एक्टिविटी। अगर वो डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, डोपामाइन का लेवल कम हो जाएगा। डोपामाइन का लेवल जैसे ही कम हो जाएगा तो सीएनएस में डिप्रेशन आएगा, सीएनएस में डिप्रेशन आ जाएगा, पेशेंट कंप्लीटली काम, ठीक है। सो ये हो गया हमारा साइकियाट्रिक के बारे में। और उसको ट्रीट कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। उसमें बहुत सारे मेडिसिन यूज होते हैं, जैसे कि टिपिकली एंटी साइकियाट्रिक एंड एटिपिकल के। तो ये मेडिकेशंस कहाँ पे काम करेंगे, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। अगर ये D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा इन CTZ, इन द कीमो ट्रिगर जोन। वहाँ पे भी D2 को वो ब्लॉक करेगा। इसका मतलब ये एंटी एमेटिक की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रोक्लोपेराजिन, आपको पता होगा स्टेमेटिल के बारे में, तो वो कैसा है कि आपको साइकोसिस में भी काम आता है और प्लस आपको नौशिया वॉमिटिंग में भी काम आता है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे क्लासिफिकेशन की तरफ। सो उसमें दो टाइप के हैं, टिपिकल एंड एटिपिकल। अब टिपिकल मतलब क्या होता है, सो टिपिकल मतलब ये सिलेक्टिवली दिस विल ब्लॉक D2, ठीक है। ये इसका काम है पोटेंशियली D2 रिसेप्टर पे ही काम करेगा, ठीक है, और कोई रिसेप्टर पे काम नहीं करेगा। वेयरएज अटिपिकल एंटीसाइकोटिक विल बी नॉट सिलेक्टिव, ठीक है, इट विल बी नॉट सिलेक्टिवली ब्लॉकिंग द D2 रिसेप्टर, बट ये काम करेगा। अब क्या होता है, बट जो स्पेसिफिकली ब्लॉक करेगा, ठीक है, और जो नॉन स्पेसिफिकली ब्लॉक करेगा, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। जो नॉन स्पेसिफिकली ब्लॉक करेगा, ठीक है, दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट मेडिकेशन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस, ठीक है, बिकॉज दिस कैन बी यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वेर स्पेसिफिकली अगर हम लोग उसको ब्लॉक करेंगे तो क्या है, पेशेंट है ना पार्किंसन की इसमें चले जाएगा, समझ में। हम लोगों ने उसको सिर्फ उसका ब्रेन का लेवल को, डोपामाइन के लेवल को हम लोगों ने डिक्रीज करने के लिए यूज किया है ये, ठीक है। बट क्या हो गया, अगर हम लोग स्पेसिफिकली यूज करेंगे तो क्या वो तो लेवल एग्जैक्टली डोपामाइन पे काम करेगा, और मगर उसको इतना डिप्रेस कर देगा कि इंसान डिप्रेशन में चले जाए। तो हम लोग को वो भी नहीं चाहिए कि वो डिप्रेशन में चले जाए। हाँ, इसका एक कोई भी आप मेडिकेशन यूज कर लो, इसका साइड इफेक्ट यही होगा कि लास्ट में वो पार्किंसन की तरफ बढ़ते रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि आहिस्ते 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 ये पेशेंट को उसी तरफ लेकर जाता है, ओके। तो देखिए हर एक मेडिसिन का अपना अपना साइड इफेक्ट रहने वाला है, ठीक है। अब हम आते हैं उसके क्लासिफिकेशन पे। सो टिपिकली एंटीसाइकोटिक, इसमें क्या है, फिनोथायाजिन डेरिवेटिव एंड ब्यूटिरोफिनोन डेरिवेटिव, ओके। उसके अंदर क्लोरप्रोमाजिन, थायोरिडाजिन एंड प्रोक्लोरपेराजिन। सो क्लोरप्रोमाजिन, दिस will be short acting, sorry, this will be
लेस पोटेंट, ठीक है, बट ट्रीटमेंट फॉर chronic condition, whereas haloperidol ये हाईली पोटेंट है, ये हाईली पोटेंट, बट ये एक्यूट कंडीशन में ही काम आएगा। सो प्रोक्लोरपेराजिन लेस पोटेंट है बट क्रॉनिक कंडीशन में हम लोग इसको यूज करेंगे, मतलब लंबे टाइम के लिए इसको यूज कर सकते हैं। वेरेज हेलोपेरिडोल इज हाईली पोटेंट बट इसको हम लोग एक्यूट कंडीशन में यूज करेंगे, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही यूज करेंगे इसे, ठीक है। क्लोरप्रोमाजिन ये कॉज करेगा, इसका साइड इफेक्ट इज कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, ठीक है, और ये भी इसका भी साइड इफेक्ट क्लोजापिन, ठीक है। अब इससे याद रखिएगा क्लो, ठीक है, एंड दिस इज को, ठीक है। सो इसका भी साइड इफेक्ट कोलेस्टेटिक जॉन्डिस। सो क्लोरप्रोमाजिन एंड क्लोजापिन का साइड इफेक्ट क्या है? कोलेस्टेटिक जॉन्डिस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोक्लोरपेराजिन, सो दिस विल बी जैसे कि आपका स्टेमेटिल, ठीक है। स्टेमेटिल क्या काम करता है? ये एंटी एमेटिक, एंटी साइकेट्रिक तो है ही, एंड एंटी एंग्जाइटी, ठीक है। एंग्जाइटी में भी काम करेगा ये। एंटी एंग्जाइटी का मतलब तो पता है ना आपको, एंग्जाइटी मतलब घबराहट, ठीक है। सो ये उसमें भी काम करेगा। अब क्यूटियापिन के नीचे, क्यूटियापिन पे आते हैं। क्यूटियापिन, दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन, ठीक है। सो ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन है। सो क्यूटियापिन इज ओनली द मेडिकेशन, ठीक है, विच इज एन एंटी साइकियाट्रिक यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन, ये याद रखिएगा, ठीक है। रिसरपिन का बहुत ज़्यादा है तो इसको हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे रिसरपिन के बारे में। ओलांजापिन, इट इज सेफ इन प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी में ये सेफ है। इन मैनियक कंडीशन, ओके। एक और एक मेडिसिन आ गया आपका प्रेगनेंसी में, ये भी लिख लीजिए आप। सो ओलांजापिन हम लोग प्रेगनेंसी में यूज करते हैं, किस कंडीशन में? मैनियक कंडीशन में, ठीक है। मैनियक कंडीशन बोले या बाइपोलर डिसऑर्डर जो बोलते हैं, उस कंडीशन में हम लोग ओलांजापिन यूज करते हैं प्रेगनेंसी में इन मैनियक कंडीशन। एक्चुअली मेडिकेशन फॉर मैनियक इज लिथियम, ठीक है, लिथियम है, बट लिथियम इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। सो इधर पे लिख देता हूं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड लिथियम प्रेगनेंसी में। इसके लिए उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे? ओलांजापिन यूज करेंगे, ओके। तो समझ में आ गई बात आपको। क्लोजापिन का साइड इफेक्ट तो कोलेस्टेटिक जॉन्डिस है, बट क्लोजापिन लेने पे क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस। इसका मतलब क्या है? एग्रेनुलोसाइटोसिस का मतलब इट डिक्रीजेज द WBC, ठीक है। WBC का मात्रा एकदम कम कर देगा ये। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसके साथ में। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अग्रैनुलोसाइटोसिस, ओके। इसके अलावा क्लोजापिन के अलावा और दो मेडिकेशन है जो अग्रैनुलोसाइटोसिस करता है। उसका एग्जाम्पल है प्रोपाइल थायोयूरासिल एंड कार्बीमेजोल। सो प्रोपाइलथायरोसिल एंड कार्बीमेजोल, एक्चुअली दीज आर द थायराइड हार्मोन्स, एंटी थायराइड हार्मोन्स। तो वहाँ पे काम आएगा ये, ठीक है। तो एंटी थायराइड ट्रीटमेंट में काम आता है प्रोपाइलथायरोसिल और कार्बीमेजोल। सो वो एंड क्लोजापिन। सो अग्रैनुलोसाइटोसिस में प्रोपाइलथायरोसिल, कार्बोमाजेपिन एंड क्लोजापिन कॉजेज अग्रैनुलोसाइटोसिस। अभी आप ये कैसे याद करेंगे कि इसका कॉज कैसे करता है? तो इसका शॉर्ट फॉर्म है कैप,
टोपी, ठीक है। सो C इज फॉर क्लोजापिन, A इज फॉर एग्रेनुलोसाइटोसिस, P इज फॉर प्रोपाइल थायरोसिल, ओके। सो कैप, सो आपका ये आ गया क्लोजापिन, कार्बिमाजोल कॉज करता है एग्रेनोसाइटोसिस एंड थायोयूरासिल। सो आप इस फॉर्मूला से आप इसको याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। सो आप ये याद रखिए। सो दैट्स इट, इतना ही है इसके क्लासिफिकेशन में, ज़्यादा कुछ है नहीं। सो बहुत आसान है। तो आपको समझ में आ गया टिपिकल, एटिपिकल, स्पेसिफिकली यूज्ड एंड नॉन स्पेसिफिकली यूज या फिर नॉट सिलेक्टिवली डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है ये। इसका सबसे बड़ा रीज़न है इसको यूज़ करने का, दिस कैन बी यूज फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है। कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट, ठीक है। सो हम लोग लंबे टाइम समय तक ये मेडिकेशंस यूज कर सकते हैं। इसके लिए ये सेफ, क्योंकि ये सेफ है इसके लिए। whereas this will be directly causing you or leading you to CNS depression, तो हम लोगों को वो नहीं चाहिए। फर्स्ट समझ में आ गया। तो टिपिकल, एटिपिकल, उसमें आ गया आपका क्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्लोरपेराजिन, इसमें एक और एक चीज रह गया है, थायोरिडाजिन एंड क्यूटियापिन। सो थायोरिडाजिन कहाँ लिखूं, थायोरिडाजिन एंड क्यूटियापिन, थायोक्यूटिया, ठीक है। ये दोनों क्यूटियापिन एंड थायोरिडाजिन, ये ध्यान रखिएगा। सो दिस कॉजेस कैटरैक्ट। सो एक तरह का साइड इफेक्ट ही पकड़ लीजिए, ओके। सो अभी ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन फिनिश। अभी मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करता हूँ रिसर्पिन के बारे में, ठीक है, फिर साइड इफेक्ट्स एंड देन द चैप्टर विल बी फिनिश्ड। आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे इसके, रिसर्पिन। रिसर्पिन जो है हमारा एटिपिकल कैटेगरी में आता है। अब वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें एंटी एड्रेनर्जिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, CNS डिप्रेशन होगा, ठीक है, CNS डिप्रेशन, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाएगा, ठीक है। इट्स अ ड्रग ऑफ चॉइस इन द चीज रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद में कल हम लोग ने जो पढ़ा था फेंटोलामाइन एंड टोलाजोलिन, ये भी चीज रिएक्शन में काम आता है। चीज रिएक्शन का मतलब क्या है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, हाइपरटेंसिव, ठीक है। सो ड्रग ऑफ चॉइस है रिसर्पिन एंड फेंटोलामाइन एंड टोलाजोलिन इन द चीज रिएक्शन। अब प्रॉब्लम क्या होता है, साइकियाट्रिक सॉरी एंटी साइकियाट्रिक मेडिकेशन लेने का मतलब क्या है, मतलब एंटी साइकियाट्रिक मतलब क्या किया आप लोगों ने, आपने CNS को डिप्रेस कर दिया। CNS को डिप्रेस कर दिया मतलब वो कहाँ पे लेकर जा रहा है, आपको पार्किंसन की तरफ लेकर जा रहा है। पार्किंसनिज्म हो सकता है, टार्डिव डिस्काइनेसिया हो सकता है, अकेथेसिया, रैपिड सिंड्रोम, मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम, ठीक है। पार्किंसनिज्म का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है, मोटर डिसऑर्डर, ये सभी मोटर डिसऑर्डर है हर एक तरह के, ठीक है। टार्डिव डिस्काइनेसिया, टार्डिव काइनेसिया में क्या होता है, इसमें आप लोग इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो जाएगा। इसमें आप मतलब नहीं चाहते हुए भी हो रहा है, जैसे कि हैंड अपने आप ही घूम रहे हैं, पैर अपने आप ही घूम रहा है, ठीक है, पैर के फीट जो है अपने आप ही घूम रहा है, हाथ अपने आप घूम रहा है, आपका ओरल मुंह में ऑटोमेटिकली इस तरह का आपका ये आप मूवमेंट करते रहते हैं, तो उसको कहेंगे हम लोग टार्डिव डिस्काइनेसिया। फिर आएगा ये आपका रैबिट सिंड्रोम। रैबिट सिंड्रोम इज एन इनवॉलेंट्रियल फेशियल मूवमेंट है ये आपका, ठीक है, इनवॉलेंट्री फेशियल मूवमेंट है, सेम ऑलमोस्ट सेम लाइक दिस टार्डिव डिस्काइनेसिया। एंड मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक मतलब ये हो जाएगा आपका रिजिडिटी इन द मसल, ठीक है, इतना रिजिड होगा कि कुछ मूवमेंट ही नहीं करेगा। गॉट इट। सो हम लोग इस सब का ट्रीटमेंट किससे कर सकते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग से, ठीक है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है आपका ट्राइहेक्सिफेनिडिल। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ट्राइहेक्सिफेनिडिल, ओके। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकेशन रहेगा इस चीज के ट्रीटमेंट के लिए, फाइन। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम की बात करते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली D2 को ब्लॉक कर रहे हैं, फाइन। सो D2 को ब्लॉक करने में क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज ऑफ प्रोलैक्टिन। इंक्रीज ऑफ प्रोलैक्टिन मतलब ये एक इस तरह का हार्मोन है जो मिल्क प्रोडक्शन में काम आता है, ठीक है। तो
अगर ये सपोज डिक्रीज रहेगा तो डिक्रीज इन द मिल्क प्रोडक्शन हो जाएगा, और ये इंक्रीज रहेगा तो इसका मतलब इंक्रीज इन द मिल्क प्रोडक्शन। ये उस केस में भी मिल्क प्रोड्यूस कर सकता है जहाँ पे या तो आप प्रेग्नेंट, मतलब आप कोई बच्चे नहीं है, या फिर आप मेनोपॉजल स्टेट में है, उस केस में भी वाइट फ्लूइड, ठीक है, वाइट फ्लूइड डिस्चार्ज करेगा आपके निपल से। मोस्टली विमेंस में होता है, जिसको हम लोग कहेंगे गैलेक्टोयूरिया, ठीक है। अब गायनेकोमैस्टिया इज अ increase in your chest size like a breast, it will look like a breast for the men, okay। and hyperprolactinemia में मतलब increase of prolactin in anemia, कहीं पे भी EMIA, ठीक है, एमिया रहा इसका मतलब ब्लड है, ब्लड के रिलेटेड, तो इंक्रीज ऑफ प्रोलैक्टिन इन द ब्लड। अब हम लोग इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, दिस कैन बी ट्रीटेड बाय D2 एगोनिस्ट, डोपामाइन रिसेप्टर एगोनिस्ट से, जो जिसका एग्जांपल है कैबरगोलिन एंड ब्रोमोक्रिप्टिन। गॉट इट। सो हम लोग कैबरगोलिन या ब्रोमोक्रिप्टिन लेंगे, सो इसका हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आपके लिए मैंने 2 क्वेश्चंस निकाले हैं अंदर से, मतलब ये क्वेश्चंस पूछे गए, ओके। तो पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिए, विच इज द सेंट्रली एक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, विच इज द सेंट्रली एक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। उसमें आपका ऑप्शन में है मिथाइल डोपा, क्लोनिडिन, रिसर्पिन, एंड थर्ड ऑप्शन इज ऑल, फोर्थ ऑप्शन इज ऑल, ठीक है। सो सेंट्रली एक्टिव, जब सेंट्रली एक्टिव बोलेगा तो उसमें आपका मिथाइल डोपा भी काम करेगा, ओके, इसमें आपका क्लोनिडिन भी काम करेगा, और इसमें आपका रिसर्पिन भी काम करेगा, ठीक है। सो द ऑप्शन विल बी डी ऑल। बट इसी का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द CNS डिप्रेसेंट प्रोड्यूसेस सेंट्रली एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन, ठीक है। सो रिसर्पिन इज एक्चुअली अ CNS डिप्रेसेंट, ठीक है। सो इसमें क्या आएगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन विल बी सेम ओनली, बट यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा लास्ट में, रिसर्पिन। गॉट इट। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग CNS डिप्रेसेंट प्रोड्यूसेस एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी, सेंट्रली एक्टिव, ओके। सो इसका आंसर आएगा आपका रिसर्पिन। सो दैट्स इट फॉर नाउ। लेते हैं अलविदा, मिलते हैं हम लोग आपको कल। टिल देन गुड बाय।